नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद में आज। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के सत्र और दिन भर की सभी महत्वपूर्ण कार्यवाही पर ये हमारा खास बुलेटिन है और साथ ही हम इस पर चर्चा करेंगे। जो भी संसद में आज का एजेंडा होगा, शीतकालीन सत्र जिसका चौथा दिन है। कल तीसरे दिन हमने देखा लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 यानी द सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 पास हुआ। वहीं जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन अधिनियम को मणिपुर में लागू करने संबंधी जो सामूहिक संकल्प है उसे राज्यसभा से मंजूरी मिली। और संसद में आज के एजेंडे के बारे में भी हम विस्तार से नजर डालेंगे और करेंगे उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीमा द्विवेदी जी, जो कि राज्यसभा की सांसद हैं। सीमा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ संसद में आज जुड़ने के लिए। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा जो सदन का अपडेट है वो पहुंचाने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। साथ ही नवविक्रम सिंह मेरे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र हमें लोकसभा से जुड़ा अपडेट देंगे, नवविक्रम हमें राज्यसभा से जुड़ी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। तो आइए दोनों सदनों के आज के एजेंडे के बारे में जो लिस्टेड विधायी कामकाज है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। और बात सबसे पहले लोकसभा की। लोकसभा में आज एक बिल विचार और पारित किए जाने के लिए लिस्टेड है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 यानी द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगी। ये विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए संसाधनों में बढ़ोतरी करने के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। तो सीधे आइए संसद भवन परिसर का पहले रुख करते हैं। मेरे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। सुरेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हो तो थोड़ा सा बताइए। आज हम देख रहे हैं चौथा दिन है और लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में एक महत्वपूर्ण बिल तो है ही, इसके अलावा तमाम जो कमेटी की रिपोर्ट्स हैं वो भी रखी जानी है। प्रश्नकाल भी अपने आप में अहम है। तो कितना खास रहने वाला है आज लोकसभा में? तो तमाम जो अपडेट है सदन का वो हम लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा का। लेकिन उससे पहले अगर हम इस बिल को लेकर ही बात करें जो आज विधायी कामकाज की जब हम बात कर रहे हैं, लोकसभा में एक बेहद महत्वपूर्ण बिल है जो आज लिस्टेड है, उस पर बात करेंगे। एक ऐसा बिल जिसने पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी तीनों को कहीं ना कहीं एक धागे में जोड़ दिया है। तो कैसे इस बिल को समझे? हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल क्या इसमें होगा और इसके जरिए कितना अहम असर हमें देखने को मिलेगा? और नाम सुनकर लग रहा है कि सिर्फ टैक्स का बदलाव है, लेकिन असल में ये बिल जो भारत की सिन गुड्स टैक्सेशन है, पब्लिक हेल्थ बर्डन है और इलीगल मार्केट्स को टैकल करने की एक बड़ी रणनीति माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने बार बार कहा कि तंबाकू, पान मसाला और रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ उत्पाद नहीं है बल्कि पब्लिक हेल्थ रिस्क प्लस जो इकोनॉमिक लॉस है, साथ ही लॉ एनफोर्समेंट चैलेंज भी बना हुआ है। तो आज संसद में जब हम इस बिल को देखेंगे तो बहुत अहम ये चर्चा रहेगी, इसे देखना रहेगा। सीमा जी, अगर मैं आपसे ही शुरुआत करूं, इस बिल को आप कितना अहम मान रही हैं? कितना बड़ा बदलाव इस बिल के जरिए? उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 जो कल लोकसभा में पास हुआ है, आज वो हमारे राज्यसभा में चर्चा के लिए आएगा और उस पर चर्चा होगी। और मैं समझती हूँ ये जो विधेयक है जिस पे चर्चा होनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पे चर्चा होने का बहुत फायदा होगा। आप जानते हैं कि जो ग्रामीण एरिया है अथवा जो लोअर तबके के लोग हैं अथवा बहुत से ऐसे लोग हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं, अब उनको ये नहीं पता कि कितना हानिकारक है। हमारी सरकार, हमारे श्रद्धेय गृह मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि भारत को नशा मुक्त बनाना है। ये उसी की एक मुहिम है और तंबाकू के उत्पाद को थोड़ा महंगा करना, उसका ये फायदा होगा कि जो तंबाकू लोग खरीदते हैं उनको जो आसानी से मिल जाती है, उस पर जब थोड़ा सा कर बढ़ाया जाएगा तो उसमें गिरावट आएगी और इससे जब लोग तंबाकू का सेवन छोड़ेंगे, कम करेंगे तो उसका स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और मैं समझती हूँ जैसा कि हमारी सरकार कहती है कि सबका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, हमारी सरकार स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी चिंतित है। आयुष्मान कार्ड को बहुत तेज़ी के साथ बना करके उन्होंने सबके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए एक नया प्रयोग किया है और उसी तारतम्य में मैं समझती हूँ तंबाकू का जो ये विधेयक आया है ये जनमानस के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आज इस पर चर्चा होगी
और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी। मैं समझती हूँ कि इस पर बहुत सारे सदस्य चर्चा में भाग लेंगे और बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएंगी। ठीक है, और जैसा सीमा जी कह रही हैं, मुकेश जी सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल की बात कर रही हैं, वो जिसे हमने देखा लोकसभा से वो पारित हुआ, हम जो आज एजेंडे में है उस पर भी बात करेंगे, जो हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का एक ब्रॉडर एम जो है, इसे हम समझे दोनों ही बिल का अभी लिस्टेड नहीं है एजेंडे में ये बिल कि राज्यसभा में आएगा, लेकिन आज उम्मीद की जा रही है कि बिल कल लोकसभा में पारित हो चुका है, तो आज हो सकता है सेंट्रल एक्साइज बिल राज्यसभा में आए। दोनों बिल एक तरह से कनेक्टेड ना होकर भी कनेक्टेड हैं, कैसे समझाएंगे मुकेश जी से? देखिए, मुझे लगता है कि जो जीएसटी पार्ट 2 रिफॉर्म आए, ये उसके ऑफशूट है। उस जीएसटी ने कई प्रोडक्ट को जो टैक्स थे उनको घटाया, लेकिन उसमें से टबैको वगैरह के प्रोडक्ट छूट जाते थे और राज्यों के लिए बहुत संसाधनों की कमी पड़ती है। तो जीएसटी को जो छूटे हुए उत्पाद हैं उनका अगला रिफॉर्म है ये, तो इसको बड़े आर्थिक सुधारों के पैकेज के रूप में देखना चाहिए। हमने अपने फॉर्मेशन डेज में जर्नलिज्म के बहुत बार ये डिस्कस किया कि टबैको जैसे सिन प्रोडक्ट, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, इन सिन प्रोडक्ट पर टैक्स कितना होना चाहिए। हमने विदेशियों का उदाहरण देखा, जितने भी विकसित देश हैं आप देख लीजिए, वहाँ पर अक्सर ये होता है कि इनसे होने वाले हेल्थ हजार्ड को जो हेल्थ को नुकसान होंगे उसकी भरपाई का जिम्मा इन कंपनियों का होता है। मुझे पहली बार इतनी खुशी है इस बिल को देखकर कि भारत ने भी उस दिशा में पहला कदम रखा है, बहुत बहुत बड़ा कदम रखा है। और भारत ने तो इससे थोड़ा सा और आगे जाके रखा है कि सिर्फ हेल्थ हजार्ड ही हम दूर नहीं करेंगे, जो इस टैक्स से आएगा उसको सीधे आयुष्मान भारत की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उनका जो नुकसान होगा, जो इससे लंग्स की बीमारियां होती हैं या दूसरे कैंसर वगैरह की बीमारियां होती हैं, उनको हम ऑफशूट कर पाएंगे। और साथ ही जो बचा हुआ पैसा होगा उसको हम नेशनल सिक्योरिटी, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब पर खर्च किया जाएगा। तो हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी तक इतना एप्ट नाम रखा गया है। और इसको जो सिन प्रोडक्ट हैं उनके टैक्स बढ़ाकर ये कोशिश की गई है कि लोगों को होने वाले हेल्थ के नुकसान की भरपाई ये कंपनियां करें जो इस नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो एक तरह से जो समझे कि जो पान मसाला और टबाको जो प्रोडक्ट्स हैं, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल की जब हम बात करें और इस पर जो पूरी चर्चा हुई वो भी हमने लोकसभा में देखा, एक तरह से इन उत्पादों पर जो लेवी है उसे पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। आपको ये लग रहा है कि इस फ्रेमवर्क के जरिए सरकार को रेवेन्यू जो स्टेबिलिटी है वो भी मिलेगी और जो इल्लीगल मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। तो कल की चर्चा में अहम बिंदु आपको क्या नजर आए? देखिए मैडम, जो आपने एकदम बिल्कुल सही बात कही कि जो हमारी रेवेन्यू होगी, रेवेन्यू में तो हमारे बढ़ोतरी होएगी, लेकिन जो ऐसी कंपनियां हैं जो जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, जो कंपनियां फर्जी तंबाकू बना करके देती हैं, परोसती हैं, जहर परोसती हैं, उनके ऊपर भी लगाम लगेगा। और जब हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी तो उस बढ़ी हुई रेवेन्यू से हम स्वास्थ्य के ऊपर और बढ़िया सा काम कर सकेंगे। जैसे आप देखिए 70 साल के ऊपर आयुष्मान कार्ड को बिल्कुल से कंफर्म कर दिया गया कि हर व्यक्ति को इस आयुष्मान कार्ड को बनना ही बनना है, अभियान चला करके इसको चलाया गया। तो जब हमारी रेवेन्यू इसको बढ़ाने से बढ़ेगी, हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी, तो उस पैसे को लेकर के हम और कोई नया तरीका निकाल करके उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो टोबैको की, जो सिगरेट की जो ऐसी कंपनियां हैं, कुछ तो कंपनियां होती हैं कि जो एकदम से ब्रांडेड होती हैं, इनको मान्यता प्राप्त होती है, वो तो चलो उन्होंने अपना कम से कम उनकी एक अस्थायी मान्यता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग बनाते हैं तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल सही नहीं है, वो कभी आउटडेटेड करेंगे, कभी एक्सपायर डेट को दे देंगे, मतलब एकदम से एक इतना बड़ा जहर देते हैं। आज आप देखिए मौत का कैंसर कितना तेजी के साथ बढ़ा है। मौत का कैंसर इस तरह से बढ़ा है कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो रिक्शा चलाता है, जो गाड़ी चलाता है, जो ठेला चलाता है, वो क्या करता है कि खाने को कुछ अच्छी चीज़ नहीं खाता, लेकिन उसके मुंह में टोबैको तंबाकू जरूर रहता है, उसके पास सिगरेट जरूर रहता है। और जिसको गांव में कहते हैं ना, हम गांव में बोलते हैं खैनी, कच्ची सुरती जिसको बोलते हैं। आप देखिए कि हर व्यक्ति
हर गरीब तबका जो है इसका सेवन करता है और वो हमेशा बीमारी का शिकार हो जाता है। तो सरकार ने जो ये पहल की है ये बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की। इस पर हम जितनी भी तारीफ करें उतना कम है। और हमारी सरकार ने बिल्कुल इस बात को लेकर के कटिबद्ध है कि समाज में वह चीज़, समाज में वह वस्तु जिसका सीधा बुरा असर पब्लिक के ऊपर पड़ेगा उसको हम दूर करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और आपने देखा होगा आज उसी कमी को दूर करने के लिए हमारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो संशोधन विधेयक आया है, इस पर कल लोकसभा में चर्चा हुई, आज राज्यसभा में भी आएगा, चर्चा होगी। और जब चर्चा होगी तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी, लोग सुनेंगे, देखेंगे, जागरूकता आएगी, लोगों के अंदर जागृति आएगी और वो रोकथाम के लिए खुद इसके बारे में सोचेंगे। मैं समझती हूँ ये जो विधेयक आया है ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इसकी सार्थकता तभी सिद्ध हो पाएगी जब इसको हम नीचे तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम सीधा आइए संसद भवन परिसर का ही रुख करते हैं और हमारे सहयोगी सुरेंद्र मौजूद हैं। सुरेंद्र, आज हम देख रहे हैं लोकसभा में तो काफ़ी अहम बिल है जो आज लिस्टेड है। इसके अलावा तमाम कमेटी हैं, रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा 2 और कमेटी हैं जिनकी रिपोर्ट भी आज रखी जानी है। प्रश्नकाल भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अहम मंत्रालय हैं जिनसे जुड़े सवाल पूछे जाने हैं। कितना अहम मान रहे हैं आप आज लोकसभा का एजेंडा? जी देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं आज का एजेंडा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए बीते कुछ दिनों से जैसे हाउस की प्रोसीडिंग नहीं चल पा रही थी और कल बेहतर ढंग से चला, सुचारू रूप से दोनों ही सदन चले हैं। तो ऐसे में आशा जगती है कि लोगों को भी आशा होती है कि जो संसद में उनके प्रतिनिधि हैं उनकी आवाज़ को पहुँचा रहे हैं। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और आज के जो प्रश्नकाल की बात करें तो जो अहम मंत्रालय हैं उसमें हम बात करें सड़क परिवहन और राजभाग मंत्रालय से जुड़े करीब 6 प्रश्न हैं। वहीं बात करें जल शक्ति मंत्रालय की और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की, तो हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से मंत्रालय में कौन कौन से विषय जो उठाए जाएंगे सांसदों द्वारा। जो कुल 20 प्रश्न हैं उनकी हम बात करें तो उनमें से सड़क परिवहन जो मंत्रालय उससे जुड़े जो इश्यूज हैं वो हैं हाईवे प्रोजेक्ट्स की अनियमितताओं को लेकर एक सवाल है वो उठाया जाएगा, जिसपे वहीं बात करें टनल रोड की, ग्रीनफील्ड है एक्सप्रेसवे और हाईवे और ई व्हीकल सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो इस परिवहन मंत्रालय के तहत उठाए जाएंगे। वहीं हम बात करें जल शक्ति मंत्रालय की, तो जल शक्ति में आज इरिगेशन को लेकर सवाल है, ग्रामीण पेयजल योजनाओं को लेकर है, बाढ़ की जो समस्याएं हैं उससे होने वाले नुकसान को लेकर भी सवाल है। वहीं नदी जोड़ो जो परियोजना है उसको लेकर भी आज एक सवाल इसमें उठाया जाएगा जिसका जवाब मंत्री देंगे। वहीं हम बात करें नागरिक उड्डयन मंत्रालय की, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय में जो फोकस रहेगा वो है उड़ान स्कीम को लेकर, और दूसरी बात जो नए प्रोजेक्ट्स हैं एयरपोर्ट्स के उन पर भी सवाल है, उससे जुड़ा सवाल है। एम्स के ऊपर से उड़ान सुरक्षा को लेकर सवाल है। हम बात करें पूर्वी भारत में एविएशन स्ट्रक्चर को लेकर वो सवाल है। अगर हम बात करें प्रश्न काल के शुरुआती उसमें, तो जो सांसद हैं महाराष्ट्र से उनका जो सवाल है, शिरूर से सांसद हैं अमोल कोहले, जल मंत्रालय से उनका सवाल है। उनका जो इलाका है सूखा प्रभावित इलाका है, उसमें उस इलाके को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है। जो लंबित परियोजना है उनका क्या अभी तक सॉल्यूशन निकला है, किस तरह से केंद्र और राज्य मिलकर उनके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन परियोजनाओं को लेकर बात करें। तो अब बात करें धुले से सांसद हैं बच्चा शोभा जी, उन्होंने सवाल किया है नेशनल हाईवे को लेकर। धुले से पीपल गांव नेशनल हाईवे की परियोजना को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है, उस पर प्रगति की रिपोर्ट मांगी है, क्या उनका अपडेट चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें आज सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे की, तो वो जो बिल है वो हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल की हम बात करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इस बिल के माध्यम से सरकार जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और सुरक्षा सेवाओं के लिए सेस के माध्यम से फंड की व्यवस्था करने का जो योजना है उसको बना रही है। क्योंकि देखिए जो वर्तमान टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें इस तरह की कोई भी योजना नहीं थी कि स्वास्थ्य सुरक्षा को लेके और
नेशनल सिक्योरिटी को लेके अलग से सेस लगाया जा सके, इसीलिए इस बिल को लाया जा रहा है। क्योंकि देखिए ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद से सरकार लगातार प्रतिबद्ध है देश में लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए, उसमें लगातार खर्च बढ़ रहा है। वहीं बात करें सुरक्षा की दृष्टि से, हाल ही में आपने ऑपरेशन सिंदूर को भी देखा, किस तरह से भारत ने सफलता के मुकाम हासिल किए हैं पड़ोसी मुल्क में। जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने रक्षा के शौर्य को दिखाया है, वो भी सभी ने देखा है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिए भी लगातार खर्चे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी हमें सरकार को फंड की जरूरत है। तो सेस के माध्यम से फंड जुटाने की कोशिश की जाएगी ताकि आने वाले वक्त में दोनों ही क्षेत्रों में, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार फंड की कोई कमी ना आए, ताकि सरकार इस पे काम कर सके। वहीं मैं आपको एक और बात बता दूं, जो जीएसटी के माध्यम से सरकार लगातार फंड जुटा रही है, वहीं इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है और ये जो सेस है डायरेक्ट केंद्र के खाते में आएगा, इससे राज्य का कोई वो नहीं होगा। इसी वजह से इसको बिल के रूप में लाया जाए ताकि जो फंड की व्यवस्था है दोनों ही क्षेत्रों में वो की जा सके। अगर हम इसके थोड़े से असर की बात करें तो जो इसका असर होगा, फंडिंग जो उपलब्ध होगी उससे स्थिर होगी, बड़े बुनियादी ढांचों में सुधार भी होगा, उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बेहतरी होगी ताकि उस फंड का इस्तेमाल किया जा सके। उद्योगों पर की बात सके, जो लागत है थोड़ी हल्की बढ़ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है हर उद्योग पे ये लागू हो। जी बिल्कुल। सुरेंद्र, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो पूरा डिटेल आपने आज हमें दी है लोकसभा के एजेंडे के बारे में, वो हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत अहम बिल, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि जो उत्पादों पर सिर्फ जीएसटी नहीं बल्कि नया सेस, वो भी प्रोडक्ट पर नहीं, मशीन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर भी लगाया जाएगा। इस बिल की आखिर क्यों जरूरत है, इसका आम नागरिक, राज्यों, उद्योग और पब्लिक हेल्थ पर क्या असर होगा, इसे गहराई से समझना जरूरी है। इसीलिए जो चर्चा इस बिल पर होगी वो काफी अहम रहेगी। मुकेश जी, अगर देखें तो भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा मौतें तंबाकू से होने का अनुमान है, जो कि WHO का डेटा कहता है। एक तरह से हेल्थ सिक्योरिटी सेस इस हेल्थ बर्डन को कम करने का क्या एक प्रभावी फिस्कल टूल साबित हो सकता है? कैसे देखा जाए इसे? देखिए, मैं इसी एनॉर्मलिटी पर आने वाला था कि हेल्थ हजार्ड कितने हैं। WHO का डाटा को मैं थोड़ा और संशोधित करता हूँ, सिर्फ 10 लाख नहीं है, ये 13 लाख मौतें हर साल इस तंबाकू रिलेटेड बीमारियों से होती हैं। और 13 लाख को अगर आप कंपेयर करिए तो जो कोविड की महामारी में कितनी डेथ हुई, वो जो रिकॉर्डेड डाटा आया है अभी सेंसस का, वो लगभग 5 से लेकर 7 लाख के बीच में है, जो भी और अपुष्ट मौतों को भी उसमें जोड़ा गया था। कोविड की महामारी को देखते हुए अगर ये देश लॉकडाउन कर सकता है, तो तंबाकू की जो 13 लाख मौतें हैं उनको देखते हुए अगर डेढ़ गुना सेस अगर इंसिन प्रोडक्ट पर लगाया जा रहा है, तो मुझे उसमें कोई हैरानी ही नहीं होती है। क्योंकि अगर आप पूरी देश का स्वास्थ्य बिगाड़ने पर तुले हुए हो, अपने और उसका उद्देश्य क्या है आपका? सिर्फ पैसा कमाना और लोगों को अपने इंसिन प्रोडक्ट को बेचकर लोगों का स्वास्थ्य खराब करना। तो ऐसे में आप टैक्स देने के लिए क्यों नहीं राजी होते? दूसरा ये कि अगर आपका दूसरा लॉजिक ये है कि टैक्स बढ़ने से इनके प्रोडक्ट के कीमतें ऊपर चली जाएंगी, उस कीमतें ऊपर जाने से हमारे प्रोडक्ट की बिक्री कम हो जाएगी, बिक्री कम होने से हमारा रोजगार कम हो गया, और ये कहते हैं कि 2 से 2.5 लाख रोजगार कम होंगे। 13 लाख लोग मर जाएंगे और 2.5 लाख के रोजगार मिट जाएंगे। आप दोनों को घटा के देख लीजिए, 10 लाख लोगों की जान तो फिर भी आप बचा रहे हैं। दूसरी बात ये कि इस बिल में भी ये प्रोविजन रखा गया है कि 1 करोड़ से कम लाभ कमाने वाली यूनिटों पर को अनटच रखा जाएगा। तो जो छोटे, लघु और बहुत सूक्ष्म उद्योग हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। बड़े उद्योगों पर जो बहुत अरबों रुपए कमा रहे हैं, अगर मैं उनसे सिर्फ तंबाकू पर ये सेस लगाकर लगभग 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए सरकार अर्जित करती है, और सरकार नहीं, ये सारा का सारा पैसा उन्हीं हेल्थ सेवाओं पर जाने वाला है जो लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं उनके बीमा के रूप में मिलने वाला है। तो 13 लाख मौतें मैं इधर रोक पाऊंगा, उधर जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा उससे आप देश की सुरक्षा कर पाएंगे। तो इतना हॉलिस्टिक बिल मुझे पहली बार देखने को मिल रहा है कि जिस पर सबका स्वागत होना चाहिए। छोटी सी एक आलोचना मुझे लगता है कि क्षेत्रीय दलों से आएगी कि इसमें सारा का सारा पैसा केंद्रीय
कोष में चला जाएगा। लेकिन मुझे ये भी लॉजिक ठीक नहीं लगता, क्योंकि अगर ये सारा केंद्रीय कोष में जाएगा और फिर भी लौट के उन आयुष्मान सेवाओं में जाएगा, तो क्या हो सकता है कि जीएसटी जाएगा वापस? तो क्या मुकेश जी ये भी हो सकता है कि जीएसटी काउंसिल में फिर हम देखें कि इस सेस की भी शेयरिंग की बात कुछ ऐसा? ये पहले से ही इन चीजों को अलग रखा गया था। हम लोगों को अल्कोहल अलग रखा, इन सिन प्रोडक्ट्स को अलग रखा, पेट्रोलियम को अलग रखा। जीएसटी काउंसिल का अगर मर्जी हो तो किसी भी प्रोडक्ट को अंदर ले सकती है, वो तो काउंसिल के फैसले हैं। ठीक है। सीमा जी, 2024-25 का अगर आंकड़ा देखें, जो सिन गुड्स हैं, इस तरह के जो उत्पाद हैं, उनसे लगभग 65,000 करोड़ की कमाई हुई, लेकिन जो हमारी हेल्थ कॉस्ट है वो इससे कहीं ज्यादा है। तो क्या लग रहा है कि ये जो बिल है वो रेवेन्यू करेक्शन का भी एक तरह से रास्ता खोल रहा है? देखिए, एक बात है ना कि जान है तो जहान है। रेवेन्यू का जो रास्ता खोल रहा है वो उसमें बुराई क्या है? अगर रेवेन्यू हमारी बढ़ रही है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन मेरी अपनी राय है कि स्वास्थ्य से बढ़कर के जिंदगी में, जीवन में, समाज में, देश के लिए कुछ भी नहीं। स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है। और अगर जो हमारी जीएसटी से हमारी कमाई बढ़ेगी, उससे जो हमारी सुरक्षा है वो हमारी मजबूत होगी। अभी आपने देखा होगा जब पुलवामा वहाँ पे हमला हुआ था, जब ऑपरेशन सिंदूर जारी हुआ था, तो हमारे देश की सेनाओं ने प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में किस तरह से हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान की सेना में जाकर के उनके आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया था। कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि हमारी सेनाएं बिल्कुल समर्थवान हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, और उनके पास इतने सारे संसाधन हैं वो कुछ भी कर सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी के मन में ये विरोधाभास आता हो कि जो इससे पैसा आएगा वो पैसा केंद्रीय कोष में चला जाएगा, तो केंद्रीय कोष में जाएगा तो बुराई क्या है? केंद्रीय कोष में जाएगा तो आयुष्मान कार्ड पे जाएगा, केंद्रीय कोष में जाएगा तो हमारे देश की सीमा में लगे जो सुरक्षा के जो हमारे जवान हैं उनके लोगों के लिए जाएगा, लड़ने के लिए जो हमारी आधुनिक मशीन है उसके लिए जाएगा। तो इसमें कोई शिकायत की बात किसी को नहीं करनी चाहिए कि केंद्र के कोष में जाएगा। और मैं समझती हूँ कि पहली सरकार है जिस सरकार ने इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। आपने देखा होगा जब बजट आया था हमारे पार्लियामेंट में, आपने देखा होगा कि कैंसर की कुछ दवाओं को बिल्कुल निःशुल्क कर दिया गया था, उनके ऊपर कोई भी कर नहीं लगाया गया। तो हमारी सरकार समय समय पर स्वास्थ्य के साथ जितना भी बेहतर हो सकता है उतना छूट देने का काम करती है। और मैं समझती हूँ कि ये जो विधेयक आया है, यह विधेयक बहुत सारा अनुभव और बहुत सारी चीज़ों को एक मिलान करने के बाद इस विधेयक को लाने के लिए, इस विधेयक को लाने में कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है उस सब को पढ़ करके, समझ करके तभी विधेयक को लाया गया है। और मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि हमारे देश का स्वास्थ्य, हमारे देश की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। दोनों का रहना नितांत आवश्यक है। और हमारी सरकार इस बात को लेकर के दृढ़ निश्चय करके बैठी है कि हम अपने देश के साथ, अपने देश की सुरक्षा के साथ, अपने देश के जवानों के साथ, देश में रहने वाले व्यक्तियों के साथ, और ख़ास करके नौजवानों के साथ, जो नौजवान इस तंबाकू का शिकार हो रहा है, उनको बचाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और आने वाले कल में इस विधेयक की बड़ी उपयोगिता सिद्ध होगी। ठीक है, हम इस पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन एक अपडेट हम राज्यसभा को लेकर लेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी नविक्रम सिंह जुड़े हुए हैं जो कि राज्यसभा का तमाम अपडेट देंगे। एक तरह से रिवाइज लिस्ट देखें तो बहुत कुछ नजर नहीं आया है विधायी कामकाज को लेकर। नविक्रम, अगर कोई अपडेट है इसे लेकर तो हमें आप प्लीज बताइए। और प्रश्नकाल में हम देख ही रहे हैं कि बहुत अहम आज मंत्रालय है, उनसे जुड़े प्रश्न हैं, तो काफी अहम प्रश्नकाल भी रहने वाला है। बिल्कुल प्रीति, जैसा कि आपने कहा कि रिवाइज जो लिस्ट है उसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है, लेकिन संभवतः कुछ दिन में जो सप्लीमेंट्री लिस्ट होगी उसमें कुछ अपडेट आ सकता है कि क्या स्थितियां रहने वाली हैं राज्यसभा में। लेकिन अगर हम प्रश्नकाल की, जैसा कि आपने जिक्र किया, प्रश्नकाल में आज बेहद महत्वपूर्ण सवाल लिस्टेड हैं। और अगर मैं आपको उन महत्वपूर्ण सवालों में संक्षेप में 3 मुख्य बिंदुओं के बारे में अगर बताऊं तो हाल ही में जैसा कि प्रीति देखा गया था कि सुर्खियों में रहा अमेरिका से डिपोर्ट हुए जो भारतीय नागरिक हैं, उन लोगों से जुड़ा हुआ एक अहम सवाल रामजीलाल सुमन उठाएंगे कि कैसे जो आमतौर पर कुछ लोग देश में बहकावे के तौर पर या फिर बहला फुसलाकर जो अमेरिका भेजते हैं लोग अवैध तरीके
तरीके से भारतीय नागरिकों को ऐसे पूरे नेटवर्क पर सवालिया निशान लगाया है और सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है, ये मुद्दा उठाया रामजी लाल सुमन ने। इसके अलावा एक और सवाल विदेश मंत्रालय से ही जुड़ा हुआ प्रीति है, जो विदेश में प्रवासी मजदूर रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। और कई बार जैसे हमने ये खबरें सुनी है कि पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं या फिर काम के घंटे उनके लंबे होते हैं, अमानवीय स्थितियां होती हैं। ऐसे में विदेश मंत्रालय से ये सवाल पूछा जा रहा है कि इस दिशा में विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। तो ये विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, न्यायपालिका से जुड़े हुए भी दो प्रश्न हैं इस समय लिस्ट में, जो एक तरह से हम कहें कि टाइम बाउंड जस्टिस के लिए जो कदम सरकार उठा रही है उसमें जो रिक्तियां हैं, बैकलॉग है केसेस का, और खास तौर पर जो जजों के पदों में रिक्तियां हैं उस पर सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इनको लेकर भी, क्योंकि आप जानती हैं कि न्यायपालिका में जब मुकदमे लंबित होते हैं उस समय आम जनता से वो सीधे जुड़े हुए होते हैं जिनके मुकदमे लंबित होते हैं। तो ये एक दूसरा एक अहम मामला है प्रीति, जो कि प्रश्न पूछा गया है सरकार से और सरकार इसका जवाब देगी सदन में। तीसरा एक सबसे अहम और ज्वलंत मुद्दा प्रीति आज के दौर में है जो एयर पॉल्यूशन को लेकर। तो एयर पॉल्यूशन को लेकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एनसीआर की हवा को लेकर जो सवाल पूछा है सरकार से कि किस तरीके से सरकार पिछले 2-3 वर्षों में जो कामकाज हुआ है, जो कार्रवाई हुई है, क्या मेजर लिए गए हैं, क्या कोशिश की गई है, वो पूछे लक्ष्मीकांत वाजपेयी सरकार से पूछ रहे हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न है, उसमें पूरी जो देश में अलग अलग जो प्रमुख शहर हैं जहां खराब गुणवत्ता रहती है, एयर क्वालिटी खराब रहती है, ऐसे में सरकार ने कोई दूरदर्शी कोशिश की है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं प्रीति कि साल दर साल इस खास तौर पर नवंबर दिसंबर के महीने में हमें खराब हवा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, सरकार इस पर भी जवाब देगी। और ये मुद्दा जो खराब हवा का है, ये सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी ये लगातार उठ रहा है। तो जिस तरीके से पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ, दूसरा न्याय से जुड़ा हुआ और तीसरा एयर क्वालिटी से जुड़ा हुआ, तो तीनों बहुत अहम मुद्दे हैं और ये बहुत रोचक होगा सदन में जानना कि सरकार क्या प्रयास कर रही है। बहुत अहम प्रश्न है और साथ ही खेल मंत्रालय से भी काफ़ी अहम प्रश्न है। जो तमाम और खेल हैं वो थोड़ा क्रिकेट के लेवल पर आए, उसके लिए किस तरह के प्रयास और किए जा रहे हैं, ये भी एक काफ़ी अहम प्रश्न होगा, रोचक प्रश्न होगा। इसका जवाब देखना, सुनना। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल नविक्रम आपका हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जो बिल है आज लोकसभा में, उसी पर अगर चर्चा को आगे बढ़ाएं, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल। मुकेश जी, पान मसाले पर जीएसटी के बावजूद कई राज्य कहते हैं कि रेवेन्यू लीकेज है, इसकी शिकायत होती है। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सेस इस लीकेज को कहीं ना कहीं रोक सकता है? जैसे मैंने कहा था, रेवेन्यू स्टेबलाइज कर सकता है। और नई व्यवस्था में सेस प्रोडक्ट की मात्रा पर नहीं बल्कि जो फैक्ट्री की मशीनें हैं उन पर लगेगा। तो इसको हम कैसे समझें? देखिए, ये चूहा बिल्ली की एक रेस है, टैक्स बचाना। सरकार टैक्स लगाती है और जो टैक्स इवेडर्स हैं उसको हमेशा उसको किसी न किसी तरह से हुडविंग करने की कोशिश करते हैं, कहीं बच निकलने की कोशिश करते हैं। और इन सभी लीकेज के लिए सरकार लगातार अपने प्रयास करती है, बिल लाती है। और ये जो हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी है, ये सीधे मशीन पर टैक्स लगाता है। वो पाउचेस जो निकल रहे हैं उनकी संख्या को गिनकर टैक्स लगाता है। तो मुझे ये पहली बार और इस बात की खुशी है कि बिल में इस तरह का ख्याल रखा गया है कि आप उस पाउचेस की गिनती को ना भूल जाएं। और वो गिनती आप कहीं जा नहीं सकती क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग मशीनें हैं, उनमें से हर पाउच की गिनती दर्ज होती है। इसके बावजूद टैक्स इवेडर्स बहुत होशियार होते हैं, वो कुछ कोशिश करेंगे लेकिन लीकेज उसको दूर करने की कोशिश होगी। चोर रहेंगे, उसी लिए पुलिस थाने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि चोरी कम हो जाएंगी तो हम थाने ख़त्म कर देंगे, ये ऐसी ही व्यवस्था है। मैं इसके दूसरा पहलू जिस पर जाना चाहता हूँ वो ये कि अगर ये पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, जैसे ही टैक्स बढ़े हैं तंबाकू पर या सिगरेट पर, तो 10 से 15% रिडक्शन हुआ है इनके उपयोगकर्ताओं पर। तो आप दोहरा फ़ायदा कमा रहे हैं। टैक्स तो अलग है, आप अपने युवाओं को 10 से 15% लोगों को तंबाकू से दूर ले जाएंगे।
फिर उनसे होने वाले जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होगा उससे उनके स्वास्थ्य को ठीक कर पाएंगे। तो ये एक साइकिल है जो जिस पर हमारी सरकार चल रही है, और ये इसको जितनी जल्दी इंप्लीमेंट कर दिया जाए उतना बेहतर है। बिल्कुल, ग्लोबल स्टडीज यही कहती है कि sin टैक्सेस जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं जब प्राइसेस लगातार बढ़ती हैं। तो इस तरह के सेस जो है वो कंजम्पशन में, जैसा आप कह रहे हैं, पॉल्यूशन की बात कर रहे थे, पॉल्यूशन सबसे बड़ा किलर है। 17 लाख मौतें पॉल्यूशन रिलेटेड बीमारियों से होती हैं, और कहते तो ये है कि दिल्ली में हर आदमी 10 से 10 सिगरेट तो पीता ही है पॉल्यूशन से। अगर इन सब रेवेन्यू का फायदा एक पॉल्यूशन दूर करने के लिए भी होगा तो और भी अच्छी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा जो बात कही जा रही है, इसी का दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू देखें सीमा जी, तो 20% से ज़्यादा जो यूज़र्स हैं वो लो इनकम हाउस होल्ड से आते हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आर्थिक बोझ बढ़ाए बिना हेल्थ बेनिफिट देना, कहीं ना कहीं टारगेटेड अवेयरनेस की ज़रूरत भी बहुत होगी, काम करना पड़ेगा ज़मीन पर इसके लिए। ये बात मैंने पहले ही कर दिया है कि जो लोअर तबका है, जो मतलब बिल्कुल लोअर तबका है, वो इसका सबसे ज़्यादा शिकार है। और अगर तंबाकू के दाम में वृद्धि होती है तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो इसके यूजर्स हैं उनमें भी कमी आएगी, क्योंकि वो तो बहुत रोज़ कमाने वाले हैं, रोज़ खाने वाले हैं। तो उनके जो जब वो उसको खरीदारी नहीं कर पाएंगे, उसको ले नहीं पाएंगे, तो उसमें भी उनमें कमी आएगी। और जो सरकार की आय की वृद्धि होगी वो उनके स्वास्थ्य को लेकर के जाएगा। जैसे अभी हमारा अभियान, हमारी सरकार का अभियान है कि भारत टीबी से मुक्त हो, टीबी के मरीज भारत में ना हो, ऐसा एक अभियान हमारी सरकार ने चलाया है। और आपने देखा होगा कि कितनी घटोत्तरी आई है। मुझे लगता है कि अब बहुत कम लोग बचे हैं जो टीबी के पेशेंट हैं, क्योंकि सरकार ने इसको एक अभियान के रूप में चलाया है। तो जिससे हमारी सरकार ने ये भी चलाया कि भारत को हम नशा मुक्त बनाएंगे। तो नशा मुक्त बनाने में लिए नशा का एक सबसे बड़ा माध्यम तंबाकू भी है, क्योंकि ये सस्ता मिलता है, और जब सस्ता मिलता है तो इसको लोगों को लेने में बहुत दिक्कत होती भी नहीं है। तो सरकार ने ये जो विधेयक और जो बिल, ये जो दाम बढ़ाने की जो सरकार ने बात करी है, इससे किसी के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे उसके ऊपर फायदा होगा। क्योंकि जो पैसा गवर्नमेंट के पास बचेगा वो पैसा गवर्नमेंट स्वास्थ्य को, टीके को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, निःशुल्क इलाज को लेकर के, आपने देखा होगा एम्स की कितनी स्थापनाएं होंगी, बहुत सारे एम्स खुल गए, मेडिकल कॉलेज खुल गए, बच्चों की पढ़ने वाली सीटों को भी MBBS और PG की सीटों में बढ़ोतरी हो गई। सरकार हमारी स्वास्थ्य को लेकर के लगातार मंथन कर रही है कि स्वास्थ्य को लेकर के कैसे हम जनता को इसका सटीक इलाज कर सकें, सटीक उसका लाभ दे सकें। और आपने ये भी देखा होगा जो हमारी महंगी दवाइयाँ, जैसे कैंसर की दवाइयाँ हैं, तंबाकू, सिगरेट और जो पान मसाला है, इससे बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो कैंसर जिसको कहते हैं, जो लाइलाज होते हैं। कैंसर के लिए भी जो दवाइयाँ आती हैं उसको भी सरकार ने कर मुक्त कर दिया है कि इस पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगेगा। तो मेरा ये मानना है, जो ये सरकार, जो विपक्ष हमारा ये कह सकता है कि सरकार ने अपने संसाधन को बढ़ाने के लिए, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये काम किया है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। सरकार अगर इसके लिए अगर उसने दाम की वृद्धि करी है, अगर इस पर टैक्स लगाने का काम किया है, तो वो जो टैक्स आएगा वो टैक्स सीधे सीधे स्वास्थ्य पे जाएगा और देश की सुरक्षा पे जाएगा। तो हर व्यक्ति को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और आपने एक बात कही कि कैसे इसको नीचे स्तर तक पहुंचाया जाएगा, तो हम माध्यम हैं, आप माध्यम हैं, सारे लोग मिलकर के इसको नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है प्रदीप जी, माफ़ कीजिएगा मुकेश जी, एक चीज़ और है, इंडस्ट्री बॉडीज़ मान रही हैं, जो हमने चर्चा में देखा भी है, जिनकी बार बार लगातार बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि सेस बढ़ने से जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर दबाव बढ़ेगा। इस फियर को कैसे एड्रेस सरकार कर सकती है? मॉडर्नाइजेशन है, कंप्लायंस सपोर्ट की क्या ज़रूरत है? और एक ब्लैक मार्केट का रिस्क हमेशा होता है, हर बार बढ़ता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब सिन गुड्स की कीमतें बढ़ती हैं। तो एनफोर्समेंट और ट्रैकिंग को मजबूत किए बिना ये सेस कितना इफेक्टिव रहेगा? कितनी चुनौतियां आगे आएंगी जिन पर काम करना और ज़रूरी है? देखिए, एक अनुमान लगाया गया है कि इस बिल के बाद जो टबैको प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें 20% से 30% ऊपर जा सकती हैं। यानी कि एक सिगरेट का जो पैक आपका 15 से लेकर 18 रुपए का है वो 24 रुपए का जा सकता है। लेकिन जो अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू है उस पर टैक्स उतना नहीं है, या फिर जो च्युइंग तंबाकू पर है उतना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक बहुत साइंटिफिक बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि अभी तक कोई स्टडी ये इंडिकेट नहीं करती कि अगर कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन उसको न दिया जाए तो उसकी मौत हो सकती है या उसको हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं।
ऐसा कोई स्टडी इंडिकेट नहीं करती कि तंबाकू ना लेने से, पान मसाला ना खाने से एक व्यक्ति का इतना दिमाग खराब हो सकता है कि उसका हालत बिगड़ जाए। तो अगर उसको प्रोहिबिशन में डाला जा रहा है, उसके लिए प्रोहिबिटरी प्राइसेस मैकेनिज्म दी जा रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि इससे जॉब्स जा सकती हैं। हमने देखा कि जैसे बिहार में प्रोहिबिशन हुआ, अगर उससे शराब बंदी हुई तो आप कहेंगे कि जो मूंगफली बेचने वाले हैं शराब की दुकानों के इर्द गिर्द या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, उनका रोजगार छिन जाएगा, वो दूसरी जगह शिफ्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी जगह टिके रह जाएंगे। तो ये कारोबार सिन गुड के इर्द गिर्द क्यों केंद्रित हो, क्यों ना वो अच्छे कार्यों की ओर केंद्रित हो। और व्यापार के भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं। एक पैसा आप गलत ढंग से कमाते हैं, एक पैसा आप सही और अच्छे कार्यों से कमाते हैं। अगर आप गलत ढंग से कमाई हुई इनकम को रोककर एक सकारात्मक इनकम की ओर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल। एक तरह से फिर हम देखें कि इन बिल के जरिए जो पॉलिसी फिलॉसफी है उसका भी कहीं ना कहीं संकेत मिलता है। सीमा जी, जो आपने बात की सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल की, अगर उस पर देखें, उसकी बात करें और कल की चर्चा को हम आगे समझने की कोशिश करें, तो एक कहा गया था ना, कई बार ये कहा गया है, कई राज्यों ने पहले भी कहा है कि जो सिन गुड्स है उनका ट्रैकिंग मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा कमजोर है। तो इस पर आप क्या कहेंगी? क्या कमजोर है, क्यों कमजोर है? तो क्या मतलब ये राज्यों को ज्यादा बेहतर मॉनिटरिंग का अवसर देगा क्या? देखिए, राज्यों को इसमें राज्यों का तो कुछ जाना है नहीं। ऐसा तो नहीं कि राज्य को कुछ मिल रहा तो राज्य को हम कोई छीन रहे हैं। राज्यों का कोई नुकसान नहीं है, किसी का कोई नुकसान नहीं है, इससे देश को फायदा है। और राज्य कोई है तो कोई देश के बाहर राज्य नहीं है, देश के अंदर ही राज्य आता है। अगर इसका फायदा राज्य को, अगर राज्य का थोड़ा नुकसान भी होता है उससे देश का फायदा होता है, तो इसको करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। और एक प्रश्नकाल को लेकर भी अगर हम बात करें, राज्यसभा में भी हम देख रहे हैं काफ़ी अहम मंत्रालय हैं जिनके तहत प्रश्न पूछे जाने हैं। और सबसे ज़्यादा जो बात थी, कल हमने कामकाज होता देखा, लेकिन एक वही डर रहता है जो शुरुआत में भी कहा जाता है कि प्रश्नकाल सही से चले, शून्यकाल सही से चले और तमाम सांसदों को अपनी अपनी बात रखने का मौका मिले। तो ऐसे में इस सत्र को, आप पूरे सत्र को कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रश्नकाल चले, 0 आवर चले, इससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है विपक्ष का। और 0 आवर न चले, प्रश्नकाल न चले, ये भी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की होती है। वो हंगामा करता है तो नहीं चल पाता है। और मैं समझती हूँ कि ये जो दोनों आवर है, 0 आवर प्रश्नकाल हैं, इन दोनों को सही चलाने का काम विपक्ष के पास है। हमारी सरकार हमेशा कहती है कि आप चर्चा लीजिए, चर्चा में भाग लीजिए, आप प्रश्नकाल को लेकर के आइए, हम आपको जवाब देंगे। और आपने देखा होगा कि हमारी सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो हर सवाल को बहुत सटीक और सही जवाब देते हैं। लेकिन इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की है। विपक्ष को ये बात सोचना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन आवर होता है, इससे सरकार का बयान, सरकार की जवाब पूरा देश देखता है और इसको चलाने के लिए उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। रही बात हमारी सरकार की, हमारी सरकार हमेशा ये कहती है कि आप मुद्दे को लेकर के आइए, आप हम चर्चा में भाग लीजिए, आप जो चाहते हैं मैं वो चर्चा कराऊंगा, लेकिन सदन का समय बर्बाद मत करिए। ये जिम्मेदारी विपक्ष की है। और मैं विपक्ष से यही कहना चाहूँगी कि वो 0 आवर को कतई न प्रभावित करें, वो प्रश्न आवर को कतई न प्रभावित करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन विपक्ष के ही होते हैं। और विपक्ष के पास एक यही ऐसा माध्यम है कि वो अपनी बात को सरकार के सामने कह सकता है और सरकार को जवाब देना ही पड़ता है, और सरकार जवाब देती भी है। अब कामकाज और गतिरोध और तमाम जो प्रश्नकाल, शून्यकाल और भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं पूरी कार्यवाही के दौरान। मुकेश जी, जाते जाते आपका क्या कमेंट होगा? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों ही तरफ से एक बहुत अच्छी समझदारी, समझबूझ पैदा हुई। लगता ये था कि SIR के मुद्दे को लेकर जो बाहर शोर है वो संसद में बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत दूर तक गूंजेगा, और जो 15 दिन का छोटा सा सेशन है उसमें आधा से ज़्यादा समय उसी में बर्बाद हो सकता है। लेकिन पहले 2 दिन में ही जिस तरह की मैच्योरिटी दोनों पक्षों ने दिखाई, और जो SIR के बजाय, चूँकि SIR संवैधानिक संस्था से जुड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के रूप में उस पर चर्चा के लिए सरकार राजी हुई, और ये एक बड़प्पन दिखाई देता है। वंदे मातरम पर विपक्ष
की जो जिद थी वो कम होती दिखाई दी। इस वजह से संसद पटरी पर है, और जब संसद पटरी पर होगी तो ये जन कल्याण के लिए होगी। इससे सांसदों का भला हो या ना हो, लेकिन जनता का भला जरूर होता है, और जब भी जनता का भला होता दिखता है तो हमको खुशी होती है। बिल्कुल। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका, सीमा जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, संसद में आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आपको कार्रवाई में हिस्सा भी लेना है, तो इसीलिए अब आपको इजाज़त देनी होगी हमें, ताकि आप जाएं और कार्रवाई में हिस्सा लें। मुकेश जी आपका एक बार फिर से और बहुत बहुत शुक्रिया। प्रश्नकाल के जो प्रश्न हैं उनमें हम थोड़ा डिटेल में नज़र डालते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा की। तो लोकसभा में प्रश्नकाल की जब शुरुआत होगी तो कई अहम मंत्रालय हैं जिनसे जुड़े प्रश्न पूछे जाने हैं, जैसे हमारे संवाददाता ने भी बताया, और एक एक करके इनकी डिटेल पर अगर नजर डालें तो आपको बताते हैं। तारांकित प्रश्नों की जो लिस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र के शिरूर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार के सांसद डॉक्टर अमोल राम सिंह कोहले जल शक्ति मंत्रालय से सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि शिरूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में डिम्भे बांध नहर परियोजना सहित लंबित सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके विभिन्न चरणों के अंतर्गत क्या प्रगति हुई है। महाराष्ट्र के धुले से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद डॉक्टर बच्छाव शोभा दिनेश सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से NHAI प्रोजेक्ट में अनियमितताओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में धुले पिंपल गांव सेक्शन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के किलोमीटर 265 से किलोमीटर 380 तक मौजूदा 2 लेन वाले कैरेजवे को 4 या 6 लेन वाले डिवाइडेड कैरेजवे में चौड़ा करने के प्रोजेक्ट के तहत अनियमितताओं और घटिया काम के बारे में उठाई गई शिकायतों पर कोई संज्ञान लिया है? अगर हां तो इसका ब्यौरा क्या है? केरल के अल्थूर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद के राधाकृष्णन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से वायनाड टनल रोड प्रोजेक्ट पर सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या केंद्र सरकार केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित वायनाड टनल रोड प्रोजेक्ट को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव रखती है। अगर हाँ तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है? नामक्कल तमिलनाडु से डीएमके के सांसद माथेश्वरन वी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से पूछेंगे कि करूर और कोयम्बटूर के बीच ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है और इस प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर की गई जमीन की डिटेल्स क्या हैं? क्या प्रोजेक्ट पूरा हुए बिना करूर और कोयम्बटूर के बीच टोल वसूला जा रहा है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? नैनीताल उधम सिंह नगर उत्तराखंड से बीजेपी के सांसद अजय भट्ट जल शक्ति मंत्री से ग्रामीण पेयजल सप्लाई स्कीम से जुड़ा सवाल करेंगे। पूछेंगे क्या केंद्र सरकार को उत्तराखंड राज्य सरकार से ग्रामीण पेयजल सप्लाई योजनाओं को लागू करने के लिए फाइनेंशियल मदद देने के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन मिला है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने पेयजल योजनाओं में केंद्र का हिस्सा कम कर दिया है? अगर हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इसके क्या कारण है? त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरा से बीजेपी के सांसद विप्लव कुमार देव जनजातीय कार्य मंत्री से आदिवासियों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि सरकार ने जनजातीय समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आर्थिक सुलभता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित की जा रही स्कॉलरशिप स्कीमों का ब्यौरा क्या है और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और 2024-25 के दौरान प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीमों के तहत सरकार ने कुल कितना फंड जारी किया है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के सांसद ओम प्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन जनजातीय कार्य मंत्री से पीएम जनमन के कार्यान्वयन से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे क्या सरकार ने 2023-24 से 2025-26 तक के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत वर्षवार कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? सेंट्रल बैंगलोर कर्नाटक से बीजेपी के सांसद पीसी मोहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से पूछेंगे कि प्रमुख इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च होने के बाद से देश में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक कारों के रजिस्ट्रेशन और बिक्री से सालवार कितनी बढ़ोतरी हुई है और नए आंकड़े क्या है। खासकर बेंगलुरु सहित कर्नाटक में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कुल संख्या कितनी है और देश के कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट में उनकी हिस्सेदारी कितनी है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद मड्डिला गुरुमूर्ति सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य में चल रहे एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे प्रोजेक्ट
चेन्नई तिरुपति पैकेज 2 के साथ विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग NH 716 पर किलोमीटर 61 से 510 से किलोमीटर 81 540 के बीच और NH 71 पर किलोमीटर 97 + 100 से किलोमीटर 114 + 500 के बीच अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के लिए जनता से मांगे प्राप्त हुई हैं। इसका ब्यौरा क्या है? मुंबई उत्तर मध्य महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़ आवासन और शहरी कार्य मंत्री से सवाल करेंगी। वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को मुंबई में मेट्रो लाइन 2, 3, 4 और 6 के पूरा होने और चालू होने में हो रही देरी की जानकारी है। अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है, इसके कारण क्या है और पूरा होने की संशोधित समय सीमा क्या है? पलामू झारखंड से बीजेपी के सांसद विष्णु दयाल राम नागर विमानन मंत्री से सवाल करेंगे कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम पूरे देश का आम नागरिक के तहत झारखंड के पलामू जिले में चियांकी एयरपोर्ट के डेवलपमेंट और ऑपरेशन को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है? क्या सरकार ने जमीन अधिग्रहण और उससे जुड़े क्लियरेंस के मामलों को सुलझाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम किया है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? कंधमाल ओडिशा से बीजेपी के सांसद सुकांत कुमार पणिग्रही नागर विमानन मंत्री से जानना चाहेंगे कि अगस्त 2025 से पूर्वी क्षेत्र खासकर ओडिशा, झारखंड और राजस्थान के टूरिस्ट जगहों वाले इलाकों में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल कनेक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट और इकोसिस्टम बढ़ाने के क्षेत्रों में सिविल एविएशन ग्रोथ में तेजी लाने के लिए केंद्र राज्य इंडस्ट्री सहयोग को मजबूत करने के लिए सरकार की पहलें कौन कौन सी हैं? बिहार के जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती नागर विमानन मंत्री से सवाल करेंगे। क्या सरकार का उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के अगले फेज में जमुई जिले को शामिल करने का विचार है? इसका ब्यौरा क्या है? क्या जमुई में एयर कनेक्टिविटी की संभावना का पता लगाने के लिए कोई सर्वे किया गया है? महाराष्ट्र के रायगढ़ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद सुनील दत्तात्रेय तटकरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा दर्शाई गई 2035 तक देश में कच्चे तेल की मांग में 37% और प्राकृतिक गैस की मांग में 85% अपेक्षित वृद्धि को अपने विभिन्न प्रचालनों के माध्यम से पूरा किया जाए? इसका ब्यौरा क्या है? महाराष्ट्र के कल्याण से शिवसेना के सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे आवासन और शहरी कार्य मंत्री से जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में स्मार्ट सिटीज मिशन की मौजूदा स्थिति क्या है और पूरी हो चुके प्रोजेक्ट्स की संख्या का ब्यौरा क्या है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के इन शहरों में से हर एक के लिए अब तक मंजूर, जारी और इस्तेमाल किए गए कुल फंड का ब्यौरा क्या है? शहरी आवागमन सुविधा, जलापूर्ति, वेस्ट मैनेजमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का शहरवार ब्यौरा क्या है? उत्तर प्रदेश के आंवला से समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य नागर विमानन मंत्री से पूछेंगे कि क्या ये सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली, जो कि राष्ट्रीय महत्व का अस्पताल और अनुसंधान संस्थान है, उसके ऊपर से वाणिज्यिक उड़ानें संचालित होती हैं? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से समाजवादी पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा जल शक्ति मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने राप्ती नदी में लगभग हर साल आने वाली बाढ़ के कारण जान माल के नुकसान पर कोई सर्वे कराया है? ब्यौरा क्या है? रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से जानना चाहेंगे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत कुल कितना इन्वेस्टमेंट आया है? देश में वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रवार कितने मेगा फूड पार्क चल रहे हैं? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के तहत प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? विजयनगरम आंध्र प्रदेश से टीडीपी सांसद अप्पल नायडू कलिसेट्टी जल शक्ति मंत्री से पूछेंगे कि आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है? नदियों के परियोजना घटकों के नाम, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्थिति, अनुमोदन की स्थिति, कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का परियोजनावार ब्यौरा क्या है? तिरुनेलवेली तमिलनाडु से कांग्रेस के सांसद रॉबर्ट ब्रूसी जल शक्ति मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने तमिलनाडु में तमिराबरानी नदी, विशेषकर इसके तिरुनेलवेली जिले से होकर गुजरने वाले खंड में जल की गुणवत्ता, पारिस्थितिक स्थिति और सतत जल प्रवाह की हाल ही में कोई आकलन किया गया है? ब्यौरा क्या है?
और आइए अब जानते हैं राज्यसभा में आज पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में कुल 15 प्रश्न हैं, जिनमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से 3, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय से 2-2 और परमाणु ऊर्जा विभाग, पृथ्वी विज्ञान, पर्यटन मंत्रालय, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से 1-1 प्रश्न पूछा जाना है। एक नजर आज पूछे जाने वाले कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का सवाल विदेश मंत्रालय से होगा। पूछेंगे अमेरिका यानी यूएस द्वारा अब तक कितने भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया है? क्या ये सच है कि अमेरिका ने महिलाओं को भी हथकड़ी बांधकर निर्वासित किया है? क्या केंद्र सरकार ने इन निर्वासित किए गए व्यक्तियों को अवैध तरीके से अमेरिका भेजने वाले लोगों की पहचान की है? इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद संजय सेठ का प्रश्न विधि और न्याय मंत्रालय से होगा। पूछेंगे देश भर में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायपालिकाओं में न्यायाधीशों के स्वीकृत और रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है? रिक्तियों का मुकदमों के लंबित रहने पर क्या प्रभाव पड़ता है? रिक्तियों को भरने के मामले में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थिति क्या है? तमिलनाडु से एआईएडीएमके के सांसद सीवी षणमुगम का सवाल पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्रालय से होगा। पूछेंगे क्या सरकार के संज्ञान में ये बात है कि पूरे देश में मानव पशु संघर्ष बढ़ रहा है? सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं? बीते 3 वर्षों के दौरान वन्यजीव हमलों के दौरान घायल हुए व्यक्तियों की संख्या का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है? तमिलनाडु से डीएमके के सांसद एनआर इलांगो का सवाल पर्यटन मंत्रालय से होगा। पूछेंगे तमिलनाडु में पर्यटन को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए मंत्रालय ने क्या उपाय किए हैं? क्या मंत्रालय की इस राज्य में पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल पर पर्यटन का विकास करने के लिए कोई विशेष योजनाएं या प्रस्ताव है? उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद तेजवीर सिंह का प्रश्न प्रधानमंत्री कार्यालय से होगा। वो पूछेंगे देश में हाल ही में परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने में कौन सी नीतियां या परियोजनाएं शुरू की गई हैं? क्या सरकार परमाणु ऊर्जा का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई नए सुरक्षा उपाय या दिशा निर्देश लागू कर रही है? कर्नाटक से कांग्रेस के सांसद जीसी चंद्रशेखर का सवाल श्रम और रोजगार मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे देश में विशेष रूप से कर्नाटक में केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित और गिग श्रमिकों की संख्या कितनी है? सरकार अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की बीच सामाजिक सुरक्षा का दायरा और उससे संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है? उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद मिथिलेश कुमार का सवाल संस्कृति मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार के लिए मंत्रालय ने ज्ञान भारतम मिशन जो शुरू किया है उसका ब्यौरा क्या है? दिल्ली घोषणा पत्र ज्ञान भारतम संकल्प पत्र की मुख्य विशेषताएं क्या है? पांडुलिपि विरासत संरक्षण को रूपांतरित करने में इसकी क्या भूमिका है? पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का प्रश्न पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे पृथ्वी योजना की स्वीकृति के बाद से इस योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है? 5 उप योजनाओं वातावरण और जलवायु अनुसंधान, मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, महासागर सेवाएं, मॉडलिंग अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी, ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान, भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान और अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच के तहत वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाओं का राज्यवार और वर्षवार आंकड़ा क्या है? पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद संत बलबीर सिंह का प्रश्न युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे देश में रोइंग, कैनोइंग, सेलिंग, काइकिंग और तैराकी जैसी जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और किस तरह जल क्रीड़ाओं को मीडिया में लोकप्रियता और प्रायोजकों और जन भागीदारों के लिहाज से क्रिकेट जैसी लोकप्रिय खेल विधाओं के समकक्ष लाने की योजना बना रही है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ संसद में आज में इतना ही। कुछ ही पलों में आप लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख पाएंगे। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।